वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10th हमने पिछले सबक में रिलेशन ऑफ टू क्वांटिटीज़ को स्टडी किया, टू सिमिलर क्वांटिटीज़। साथ साथ हमने ये भी देखा था कि सिमिलर क्वांटिटीज़ होती क्या है। हमने देखा सिमिलर क्वांटिटीज़ की जो दो रिलेशनशिप हमने देखे थे उनमें सबसे पहले डिफरेंस था, फिर दूसरे नंबर पे हमने रेशो को स्टडी किया। रेशो विच वाज लुकिंग लाइक फ्रैक्शन। मैंने सोचा कि हम इस बात को ज़रूर डिस्कस करें कि रेशो में और फ्रैक्शन में फ़र्क क्या होता है। सो आई एम क्विकली रिकैपिंग फर्स्ट कि फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है। व्हाट इज़ अ फ्रैक्शन? प्लीज़, आई एम रिकॉलिंग दिस इज़ फ्रॉम क्लास 9th कि फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें हम रैशनल नंबर्स भी स्टडी करते हैं कि दिस इज़ अ नंबर विच इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ x अपॉन y। ये एक नंबर है जिसको x अपॉन y में लिखा जाता है और इसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं डिनोमिनेटर। ये दोनों लफ्ज़ बहुत मुख्तलिफ हैं, ना सिर्फ इनके स्ट्रक्चर में, बल्कि ये देखिए कि ये न्यूमरेटर है, R से लिखा जाता है और ये N से लिखा जाता है, दिस इज़ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये जो अल्फाज हैं ये सिर्फ फ्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये होते क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या चीज़ है? सिंपली न्यूमरेटर वो नंबर है जो फ्रैक्शन में ऊपर लिखा होता है लाइन के, और इस लाइन के जो नीचे लिखा हुआ डिनोमिनेटर, इसकी यही पहचान है। इससे ज़्यादा इसके बारे में जानने की फिल वक्त कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक्स और वाई जो है उनके बारे में हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि एक्स जो है इट बिलोंग्स टू जेड। अब ये z क्या चीज़ है? क्योंकि हमने क्लास 10th में इसको नहीं पढ़ा है, तो z से मुराद हमारी है, याद रखिएगा, दिस आर ऑल, दिस शोज इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड ज़ीरो। इनको मिला दिया जाए तो इंटीजर्स बनते हैं। मैं सेट लिख करने दिखा रहा हूँ फिल वक्त। x जो है वो इंटीजर्स में से ही होना चाहिए, इसमें ये इंटीजर्स का ही हिस्सा होता है। y जो है वो भी एक इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर होने का मतलब क्या है? हम ये बार बार इंटीजर का लफ्ज़ जो इस्तेमाल करते हैं उसको लगाने का मतलब क्या है? मतलब ये कि ये x और y जो है नंबर होंगे ये होल नंबर्स होंगे, ये फ्रैक्शन नहीं हो सकते, ये डेसिमल में नहीं हो सकते। ठीक है, ये मुकम्मल नंबर होंगे, कंप्लीट नंबर होंगे। लेकिन ये नेगेटिव हो सकते हैं, ये पॉजिटिव हो सकते हैं, ये ज़ीरो भी हो सकते हैं, बिकॉज इंटीजर्स के अंदर ये भी मौजूद होता है। लेकिन यहाँ y के बारे में एक कंडीशन है, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। वो क्या है कि y शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है फ्रैक्शन के लिए कि जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वो फ्रैक्शन नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाएगा तो वो फ्रैक्शन नहीं होगा। ये है फ्रैक्शन। लेकिन जब हम रेशो की बात करते हैं तो रेशो के अंदर हमारा कैनवस खुल जाता है, हमारा होराइजन बड़ा वाइड हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि रेशो क्या चीज़ होती है। मैं इनको मिटा रहा हूँ यहाँ पे, लेट्स राइट रेशो ओवर देयर। रेशो क्या चीज़ होती है? रेशो भी ऐसे ही लिखी जाती है फ्रैक्शन की फॉर्म में। क्या है? मैं इसे एक्स और वाई नहीं लिख रहा क्योंकि एक्स और वाई का वर्ड हम यहाँ यूज़ कर चुके हैं वेरिएबल्स को, तो मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ ए और एनी हाउ बोथ आर वेरिएबल्स। अब ये क्या है? ए और बी क्या है? क्या ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है? नहीं। अगर ये रेशो है तो ए बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वांटिटी एंड बी बिलोंग्स टू सेकेंड क्वांटिटी। इसका रिप्रेजेंटेटिव नंबर है। ना ये न्यूमरेटर है ना ये डिनोमिनेटर है। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं है। ए जब हमने रेशो निकाली थी, जो पहली क्वांटिटी है ए उसको शो कर रहा है और बी सेकंड क्वांटिटी को शो कर रहा है, जो तरतीब के हिसाब से लिखी गई थी।
इसके अलावा ए और बी की वैल्यू क्या है? ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। इसमें यहाँ फ्रैक्शन भी आ सकता है, इसमें ज़ीरो भी आ सकता है, इसमें कुछ भी आ सकता है। जैसी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे है कि ये सिर्फ इंटीजर्स होने चाहिए और y को ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। इंटीजर्स की रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि a बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, एनी रियल नंबर, और b बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। कोई रिस्ट्रिक्ट, जितने भी नंबर हम जानते हैं रियल नंबर्स में, उनमें से कोई भी नंबर यहाँ फिट हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? जब रियल नंबर्स की बात करें तो इंटीजर्स भी इसी का हिस्सा है रियल नंबर का। इसका मतलब ऐसी शक्ल मुमकिन है कि जब ये रेशो एक फ्रैक्शन बन जाए, क्योंकि हो सकता है कि इसमें दोनों के दोनों इंटीजर आ जाए। जब रियल नंबर आ रहे हैं तो इंटीजर भी आ सकते हैं, और जब इंटीजर आएंगे तो ये भी मुमकिन है कि वाई बी की जगह ज़ीरो ना हो, तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर रेशो फ्रैक्शन बन जाए। तो ये बात एक तय हो गई कि फ्रैक्शन और रेशो देखने में एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन रेशोज बहुत ज़्यादा हैं। उनके लिए आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं जो कि रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स का सेट बहुत बड़ा है इंटीजर्स से, जबकि हमारे पास यहाँ ऑप्शंस बहुत कम हैं एज़ कम्पेयर टू रेशो, जिसके अंदर रियल नंबर्स इस्तेमाल होते हैं, इसमें सिर्फ इंटीजर इस्तेमाल होते हैं। प्लस इसमें डिनोमिनेटर की जगह ज़ीरो नहीं आता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है फ्रैक्शन के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। इसको जहन में रखना है हमेशा। जबकि यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ कोई भी नंबर आ सकता है। और अब सवाल ये आता है कि इसको कैसे लिखा जाए, कि ये फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा है, तो हम ये थोड़ा सा इस डिस्कशन को एक्सटेंड कर सकते हैं। फ्रैक्शन को लिखने का तो यही तरीका है। लेकिन बिफोर स्विचिंग टू द फॉर्म्स ऑफ रेशो, मैं ये बात बता दूं आपको, और जहन में रखने की बात है कि फ्रैक्शंस से रेशोज़ की तादाद एग्जिस्टिंगली बहुत ज़्यादा होगी। इस बात को यूँ कह सकते हैं कि ऑल फ्रैक्शंस आर रेशो। तमाम फ्रैक्शंस रेशो होते हैं। रेशो ज़्यादा होती है, बहुत बड़ा सेट है। जबकि ऑल रेशोज आर नॉट फ्रैक्शन, ज़रूरी नहीं है। जब हम ये बात कहते हैं तो फिर हम ये बात क्लियर कर लेते हैं कि रेशोज़ फ्रैक्शन से भी आगे की कोई चीज़ है। तो हम ये कह सकते हैं कि रेशोज़ जो है वो एक सुपर सेट है, दिस इज़ रेशो, और फ्रैक्शंस जो हैं रेशोज़, और ये फ्रैक्शंस इसके अंदर आएगा। फ्रैक्शन जो है वो रेशो का एक सबसेट है। ये बहुत थोड़े होते हैं क्वांटिटी में, रेशो बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से फ्रैक्शंस जो भी हैं वो तो रेशो बन गया, लेकिन सारी की सारी रेशोज़ फ्रैक्शन में नहीं आती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब इस शक्ल में आएगी कोई चीज़ जो कि x अपॉन वाई की फॉर्म में, तो फ्रैक्शन हो सकती है। इसका मतलब ये कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो फ्रैक्शन होने के बावजूद अगर देखा जाए तो ऐसी हो सकती हैं, जैसे कि 5/3 है तो ये फ्रैक्शन भी है, रेशो भी है। लेकिन अगर 5/0 लिख देंगे तो ये फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन ये रेशो है। रेशो के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या हो, कुछ भी हो सकती है। तो इसके अलावा फ्रैक्शन को, रेशो की और भी बहुत सारी शक्लें हैं जो कि फ्रैक्शन से मुख्तलिफ हैं। सो वी विल लुक एट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रेशोज़ नाउ, जो कि फ्रैक्शन से मुख्तलिफ हैं, ताकि हमें पता चल सके कि किस तरह से रेशोज़ फ्रैक्शन से बहुत ज़्यादा होती हैं और मुख्तलिफ होती हैं। सो a अपॉन बी, सपोज दिस इज़ अ रेशो a अपॉन बी, तो इसको लिखने की एक शक्ल तो हमारे पास यही है, रेशो a अपॉन बी। मैं इसको सपोज एक रेशो ले रहा हूँ 7/5, ये एक रेशो है। दिस इज फर्स्ट मेथड टू राइट अ रेशो, दिस इज द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ सकती है तो। दूसरी शक्ल इसकी है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, कि हम इसको कोलन की फॉर्म में लिखते हैं। दिस इज द फ्रैक्शन फॉर्म।
दूसरी फॉर्म है उसको हम कहते हैं कोलन फॉर्म। किताबों में तो मैंने अब तक लिखा हुआ ये लफ्ज़ नहीं देखा है, लेकिन बहरहाल है यही, इसलिए मैं वो एक टर्म इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, बनाना चाह रहा हूँ ताकि हम रेफ़र कर सकें बाद में। कोलन, कोलन क्या चीज़ होती है? ये हमने सेट को जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था तो हमने देखा था कि ये निशान होता है सच दैट का। इसके अलावा मैंने बताया था कोलन भी इस्तेमाल किया जाता है। कोलन का मतलब दो डॉट हैं जो एक दूसरे के ऊपर लगाए जाते हैं वर्टिकली, ये कोलन है, इसका मतलब सच दैट है। एनी हाउ, यहाँ पे कोलन को कैसे इस्तेमाल करेंगे कि पहली क्वांटिटी लिखते हैं, इसके दरमियान कोलन का निशान लगाते हैं और फिर 5 लगा देते हैं। इसको बेसिकली मैथ्स में ये यकीनन यहाँ कोलन नहीं कहलाएगा, ये इंग्लिश नहीं है, हम इसको लैंग्वेज में यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये मैथमेटिकल सिंबल है। दिस इज़ द सिंबल ऑफ रेशो। लेकिन अगर इसको हम सिंबल ऑफ रेशो कहना शुरू कर देंगे तो एक बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि क्या रेशो ये कहाँ है? इसमें तो रेशो में फ्रैक्शन के अंदर तो कोलन का मार्क नहीं आ रहा है, रेशो का मार्क नहीं आ रहा, तो क्या रेशो है नहीं है? लिहाजा याद रखें कि ये रेशो है, ये रेशो है, ये भी रेशो है, ये सेम रेशोज़ हैं दोनों के दोनों। लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या है? इसमें हमने कोलन लगा के लिखा है इसको, और इसे हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है। यही नहीं, रेशो को डेसिमल की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, वो भी रेशो ही है। इसकी मैं एक बहुत अच्छी मिसाल आपको दूंगा, बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ दी डेसिमल फॉर्म। रेशो को इस शक्ल में भी लिखा जा सकता है। वो कैसे होगा कि हम इस नंबर को, इस फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर दें। आई होप इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। 7 को अंदर रखें और 5 से डिवाइड कर दें। 5 1 ज़ा 5, 2 रह गया, डेसिमल लगाया आपने, 0 मिल गया, 5 4 ज़ा 20, सो ये बन गया 1.4। सो दिस इज द रेशो। ये सिंपल लिखा हुआ 1.4। ये भी डेसिमल की एक फॉर्म है। डेसिमल को हम रेशो को हम डेसिमल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रेशो को हम कोलन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रेशो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये एक बहुत यूनिक तरीका है। सवाल ये कि ऐसा क्यों लिखें डेसिमल की फॉर्म में? तो एक बहुत ही पॉपुलर रेशो है हमारे पास, बहुत पॉपुलर रेशो है जो मैथ्स में बहुत इस्तेमाल होती है, जिसका जिक्र किए बगैर मैथ्स के अंदर शायद मैथ्स का मुकम्मल ही ना हो सके। मैथ्स अधूरा हो जाएगा उसके बगैर। दो चीज़ें, एक तो ज़ीरो और वो दूसरी चीज़ है पाई। आप लोगों ने यकीनन देखा है पाई। पाई जो है क्या चीज़ है? पाई, दिस इज़ अ रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायमीटर। किसी सर्कल का सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की जो रेशियो निकाली जाती है वो पाई होती है। सर्कमफ्रेंस C/D, ये है पाई। लेकिन पाई की वैल्यू क्या लिखते हैं हम? 3.141592654 ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इसको फ्रैक्शन की शक्ल में शायद लिखा ही नहीं गया कभी। किसी ज़माने में लिखा गया था 22.7, लेकिन बाद में पता चला कि 22.7 नहीं है, बदलते 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 इस शक्ल में आ गया और ये ऐसी शक्ल बन चुका है कि इसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, ये कभी रिपीट नहीं होता। इसके 30 लाख डिजिट कैलकुलेट किए गए हैं और 30 लाख में कोई रिपीटेशन पैटर्न नहीं मिला। सो ये एक कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आएगा, लेकिन ये रेशो है। बाय डिफ़ॉल्ट दिस इज़ अ रेशो। ये बेसिक फार्मूला है मैथ्स के अंदर, पाई इज इक्वल टू C/D। इसको हम इस तरह लिखते हैं, चेंज करेंगे तो C इज इक्वल टू पाई D, या इसी फार्मूले को हम कन्वर्ट कर देते हैं, C इज इक्वल टू 2πr। ये बेसिक फार्मूले हैं, ये बिल्कुल वैलिड फार्मूले हैं, और इसके अंदर से पाई की वैल्यू 3.141592654 आ रही है, और ये एक डेसिमल है एंड इट विल रिमेन डेसिमल, ये फ्रैक्शन नहीं बनेगा, लेकिन ये रेशो है। सो रेशो को हम 3 शक्लों में लिख सकते हैं, तीनों शक्लों में इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पे ये 7/5, 7 रेशो 5, इसको रेशो 5 भी कहते हैं क्योंकि निशान रेशो का निशान कहलाता है मैथ्स में। दिस इज़ अ कॉलन फॉर्म, और डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी डेसिमल की फॉर्म में जब आ गया तो मैं थोड़ा सा इसका भी बता दूं आपको कि डेसिमल फॉर्म का क्या बनेगा, कि इसको अगर हम फॉर्म को चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज करेंगे। तो एक तरीका तो बहुत सिंपल सा यही है कि अगर मैं इसको कॉलन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो एक शक्ल इसकी ये हो सकती है, सिंपली लिख दूँ कि 1.4 और यहाँ 1 लगा दूँ, ये वही चीज़ है 7/5।
अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ 1.4/1, ये भी वही चीज़ है, सेम चीज़ है। यहाँ से डेसिमल को हटा दूँ तो ये बन जाएगा 14/10, ये भी सेम रेशो है। इसको सिंप्लीफाई कर दूँ, 2 से कैंसिल कर दूँ, 2 7 एंड 2 5 तो ये 7/5 आ गया। ये भी सेम वही चीज़ है। इसको मैं इस तरह लिख दूँ 7/5, ये भी वही चीज़ है। 7/5 को मैं 7/5 लिख दूँ जैसे लिखा हुआ है, तो भी वही सी चीज़ है। चाहूँ तो इसको फिर दोबारा डेसिमल में चेंज कर दूँ, दिस इज़ 1.4। दीज आर ऑल सेम थिंग्स। इसको सिर्फ ये याद रखना है कि ये अगर हम कहें कि ये रेशो है तो फिर पर्टिकुलरली इसका दूसरा मेंबर क्या होगा, वो 1 होगा, रेशो 1 हो जाएगा। इससे आपकी सारी वैल्यूज़ को तो खुद निकल आएंगी। चाहे तो उसको 1.4/1 लिख दें, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो रेशो को लिखने के आई एम जस्ट क्विकली समिंग इट अप नाउ। पहली चीज़ हमने सीखी, दो सिमिलर क्वांटिटीज़ की जो रिलेशनशिप है उसको शो करने के, लिखने के दो तरीके हैं, डिफरेंस एंड रेशो। रेशो की जब हमने बात की तो डिफरेंस जो है वो सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में रिलेशनशिप है, रेशो डिवीजन की फॉर्म में है। रेशो को लिखने के 3 तरीके हैं कि हम उसे फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम उसे रेशो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं जिसे कोलन लगा के लिखना है, और तीसरी शक्ल मैंने बताई कि उसे डेसिमल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और बहुत सारी रेशो जिसमें से सबसे पॉपुलर पाई, वो भी डेसिमल की फॉर्म में ही लिखी जाती है। वी हैव टू स्टडी रेशो इन डिटेल, और ख़ास तौर पर रेशो का प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इस्तेमाल है उसको हमें बहुत तफसील के साथ सीखना है, क्योंकि मैं रेशो को इस तरह से छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। जो कि ये चीज़ें जो मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ ये आपने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ी होंगी, लेकिन इनको रिफ़्रेश करना इस स्टेज पे बहुत ज़रूरी है। जब तक हम रेशो को, कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझते नहीं और उसके इस्तेमाल को, कि वो ज़िंदगी में कहाँ मौजूद है और वो कैसे इस्तेमाल होती है, जब तक हम ये नहीं सीख लेते हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसको सीखने का फ़ायदा नहीं है और हमें समझ में कभी नहीं आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।